हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। स्टूडेंट 7th स्टैंडर्ड की हम फर्स्ट पोम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो चैप्टर था 3 क्वेश्चंस वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी के जस्ट बाद आपने कुछ पेजेस पढ़ते होंगे तो आपको दिख गई होगी ये पोम जिसका नाम है द स्क्विरल। अब स्क्विरल इतना क्यूट एनिमल होता है, इतना ज़्यादा क्यूट एनिमल होता है, गिलहरी, दैट एवरीबडी लाइक्स स्क्विरल। कोई भी ऐसा नहीं होगा शायद से जो कि स्क्विरल से अफ्रेड होगा। तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व बहुत किया होगा कि स्क्विरल कैसे खाती है, कैसे बैठती है, कैसे भागती है, कैसे छुप जाती है, और वही सारी चीज़ें हमारे पोएट ने भी नोटिस करी हैं। एंड दैट्स व्हाई द पोएट हैज़ रिटन दिस पोम टेलिंग अस अबाउट द मैनरिज्म एंड द वे स्क्विरल वर्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वी हैव दिस एप्लीकेशन विच इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर जिसका नाम है स्टेप अप अकेडमी, ऑब्वियसली द एप्लीकेशन ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। ये सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं। अभी तो आप 7th स्टैंडर्ड में हैं, आने वाली क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स की अपडेटेड प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। दैट इज़ 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के सारे सब्जेक्ट्स की अपडेटेड प्लेलिस्ट। तो ऐसा ऑफर कौन डिनाई करना चाहता है, एंड इट्स टोटली फ्री। तो जाओ बढ़िया डाउनलोड करो एप्लीकेशन को और इंजॉय करो सारा का सारा, नोट्स, एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर। शुरू करते हैं हमारी पोम जिसका नाम है द स्क्विरल विच इज़ अ पार्ट ऑफ चैप्टर 1। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली लेट अस लर्न अ लिटिल बिट अबाउट आवर पोएट। बॉर्न इन शिकागो इन 1901, मिल्डर्ड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग उनका पूरा नाम है, एंड शी वाज अ चिल्ड्रंस बुक ऑथर इन 1950s। 1950s के टाइम पर वो क्या थी, चिल्ड्रंस बुक ऑथर थी, बच्चों के लिए बुक्स लिखती थी, उनकी ऑथर थी। मिल्ड्रेड बावर्स earned her bachelor's degree from Northwestern University in 1923, and she also studied at Mount Holyoke College, the University of Chicago, and the University of Wisconsin. मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, she is studious, she has been a bright student always, और तो और वो बहुत ज़्यादा फेमस चिल्ड्रंस बुक ऑथर हैं। और क्योंकि वो बच्चों के लिए किताबें लिखती हैं, बच्चों के लिए पोम लिखती हैं, तो बिल्कुल वैसे ही उन्हें स्क्विरल जो है वो पोम भी लिखी है। अब हम पोम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यू मे हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन अ ग्राउंड ईटिंग अ नट। नट देखा है, अखरोट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, यही सारी छोटी छोटी चीज़ें से कुतर कुतर के खा लेती हैं विद द बिग टीथ। उनके जो फर्स्ट जो इंसेसर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उन्हीं से वो सारा खाना खाती हैं। तो नट खाते हुए आपने उनको देखा होगा। वॉट डिड इट लुक लाइक? हेयर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्विरल। वैसे ही एक स्क्विरल का डिस्क्रिप्शन हमारे पोएट दे रहे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से द स्क्विरल इज सिटिंग एंड ईटिंग द नट्स ओवर हियर। उनकी टेल कैसी है, उसके ईयर्स कैसे हैं, उसकी आईज कैसी हैं, एंड शी इज़ ऑलवेज अलर्ट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो नट खाने में इतनी ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड और बिजी है कि वो ये ना देखे कि कोई उनके पास अप्रोच कर रहा है। अगर आप उसे पकड़ने के लिए जाओगे तो शी वुड रन अवे, राइट। तो बस वही चीज़ है जिसके ऊपर यहाँ पर पोएट ने लिखा हुआ है। सो दिस इज द पोम। इतनी छोटी सी पोम है, वील कवर इट इन जस्ट 2-3 minutes. So he wore a question mark for a tail. He wore यानी कि किसकी बात हो रही है, he किसके लिए यूज किया गया है, स्क्विरल के लिए। ओके, सच अ बैड हैंड राइटिंग, आई राइट इट अगेन। ही यूज किया गया है स्क्विरल के लिए। अ लिटिल बेटर, समझ में तो आ रही है। सो he has squirrel यहाँ पर wore a question mark for a tail. Now when you say things like these, wore a question mark for a tail, यानी कि उन्होंने tail के नाम पर क्या पहना हुआ था, ऐसा question mark, ठीक है। या इसको ऐसा ना करके उल्टा बना दें तो बस ऐसी ही tail है उसकी, राइट। ऐसी tail थी, हमने पिक्चर में देखा था। एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे। ओवरकोट क्या होता है, वो जो लार्ज एकदम बड़ा सा कोट होता है ना, जो हम सारे कपड़ों के ऊपर पहनते हैं, विच इज़ लूज। तो ओवरकोट क्यों बोला गया है उसको, क्योंकि वो फरी होता है ना। ओवरकोट बहुत ज़्यादा फरी और मोटा होता है, इट्स लाइक अ जैकेट विथ अ लॉट ऑफ फर। तो इसीलिए उनके जो ओवरकोट है, उनकी जो स्किन है, जो फरी स्किन है स्क्विरल की, उसको ओवरकोट बोला गया है। ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। He sat up straight to eat a nut. नट खाने के लिए वो बिल्कुल सीधी बैठी, अदरवाइज वो चारों पैरों पे भागती है, और नट जब खाती है तो 2 हाथों से अपना फूड पकड़े हुए रहती है और बाकी 2 feet से वो बैठी हुई रहती है। तो sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. टीज एंड प्ले यानी कि ऐसे कहीं पे भागना, फिर वापस भागना, फिर वहाँ जाना, ऐसे करके इधर उधर दौड़ा भागी करना, छेड़ना, भागना, खेलना उनको पसंद है। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, अगर जो एक ट्री है जो उसका घर है, मान लो हमारी स्क्विरल का, यहाँ पर मैंने घर बना दिया ट्री के ऊपर, और ये जो ट्री हाउस है किसका है, ये हमारी
स्क्विरल मैडम का है, स्क्विरल मैडम नहीं, या तो स्क्विरल सर हैं, राइट? सो एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे, कि अगर आप भी ट्री के ऐसे ही चक्कर लगा के घूमोगे तो जो हमारी स्क्विरल है वो कहाँ चली जाएगी? उल्टे तरफ चली जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगी. सो दिस इज रिटन बाय मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. अब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं, जैसे कि लेट्स जस्ट इरेज ऑल दिस. कुछ होते हैं पोइटिक डिवाइसेस. क्या आपने इनका नाम सुना है? पोइटिक डिवाइसेस क्या होता है? पोइटिक डिवाइसेस एक्चुअली अलंकार होता है. हिंदी में इन्हें कहते हैं अलंकार. अलंकार यूज़ होते हैं पोम को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. जो नॉर्मल कहने का तरीका होता है वो उसको और एनहांस किया जाता है. लाइक अगर हम किसी को बोलेंगे अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, इसकी जगह अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे तुम तो हीरो लग रहे हो, तो दैट ऑल्सो मीन्स दैट यू आर लुकिंग गुड ओनली, राइट? बट हमने उसको एक हीरो से कंपेयर कर दिया है. तो इस तरीके से हम बहुत सारे कंपैरिजन्स हो गए, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हो गई, बहुत सारे चेंजेस हो गए जो हम बातों में ले आते हैं अपनी ही सिंपल से सेंटेंस को और इन्हांस करने के लिए और ब्यूटिफाई करने के लिए. तो वही होते हैं पोइटिक डिवाइसेस. अब क्योंकि ये एक पोम है तो इसमें ज़्यादातर अलंकार या पोइटिक डिवाइसेस मिलेंगे और वो हम यहाँ पे ढूंढेंगे. सबसे पहले तो ही जो है यहाँ पर पहला शब्द ही हमारा एक है जिसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. ओके, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन में ये वर्ड आ रहा है पर्सन, जो कि पहचाना पहचाना सा है, बिल्कुल है. पर्सन किसको कहते हैं? कोई ह्यूमन बीइंग ही पर्सन हो पाता है. तो ये पर्सोनिफिकेशन तब यूज होता है जब हम किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन बना देते हैं, कोई एनिमल हो या कोई नॉन लिविंग थिंग हो. और कैसे बनाया है? ही जो प्रोनाउन यूज़ किया है, प्रोनाउन तो हम इंसानों के लिए ही यूज़ करते हैं ना, ह्यूमन्स के लिए यूज़ करते हैं. और इसीलिए स्क्विरल जो कि नॉन ह्यूमन चीज़ है उसको हमने एक ह्यूमन का नाम दिया है विच इज़ ही. हमने ह्यूमन बना दिया है उसको प्रोनाउन यूज़ करके उसके लिए, और इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है. इसके और भी एग्जांपल्स होते हैं. कई बार हम ऐसी एक्टिविटीज़ बता देते हैं जैसे कि हम बोलेंगे कि कोई बात कर रहा था, ठीक है, या कोई डांस कर रहा था. तो वो जो चीज़ें हैं ये सिर्फ ह्यूमंस करते हैं. ये सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन ने इन्वेंट करी हैं या ह्यूमन ने स्टार्ट करी हैं और ह्यूमंस ही करते आए हैं, ठीक है. तो एनिमल्स अगर वो चीज़ें करने लग जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं तो वो एनिमल्स पर्सोनिफाई हो जाएंगे, ठीक है. तो पहला तो हो गया ही जो कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. उसके बाद में एन ओवर कोट ऑफ ग्रे. ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे ये मेटाफर है, ठीक है. मेटाफर मतलब क्या होता है? हम सिमिलैरिटी बताते हैं कि उसकी स्किन को, उसके फर को यहाँ पर हमने कंपेयर किया है उसके स्क्विरल के फर को किससे कंपेयर किया है? ओवरकोट, ग्रे कलर के ओवरकोट से कंपेयर किया है. लेकिन कंपेयर करने के लिए हमने लाइक या एज वर्ड का यूज़ नहीं किया है. हमने ये नहीं बोला कि फर इज़ लाइक एन ओवरकोट. हमने डायरेक्टली बोल दिया है कि ओवरकोट ऑफ ग्रे, मतलब कि जो फर है वो ग्रे ओवरकोट की तरह लग रहा है. तो यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन है और इसलिए वो क्या हो जाता है? मेटाफर, ठीक है. और वैसे ही एक और बार ही यूज़ किया हुआ है. ये सारे जो हैं ये क्या हो जाएंगे? फिगर्स ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइसेस हम इनको कहते हैं. ये दो बेसिक वाले हैं, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन. जैसे जैसे और चीज़ें आती जाएंगी हम वैसे वैसे और नए पोएटिक डिवाइसेस सीखते जाएंगे. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पोएट यहाँ क्या बताना चाह रहा है. एक छोटे बच्चे का ऑब्जर्वेशन है, एक लिटिल किड का ये इमेजिनेशन तो है ही, साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन है कि वो अपने बेडरूम की खिड़की से या अपने प्लेग्राउंड से, अपने लॉन से घर के, वो देखता है कि एक स्क्विरल है जो आ जा रही है और बहुत ऑब्जर्व करता है वो बच्चा. एंड देन ही रियलाइजेस दैट व्हाट द स्क्विरल इज एक्चुअली डूइंग. वो कैसे खाती है, कैसे बैठती है, कैसे उसकी टेल क्वेश्चन मार्क की तरह शेप बना रही है, और उसका जो फर है वो एकदम ओवरकोट की तरह लग रहा है. और वही सारी चीज़ें बुनकर गिनकर जो हैं हमारी पोएटेस मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये पोम बनाई है. ओके, चलिए अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो कि बहुत छोटा सा हिस्सा है. Why does the poet say the squirrel wore a question mark for a tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? Tail को कैसे describe करोगे? Draw तो आप कर ही सकते हो, जैसे हमने question mark बना के दिखाया था, बिल्कुल ऐसी ही tail थी. The poet said that the squirrel wore a question mark for tail because its tail is twisted, appearing like a question mark. वो जो tail है वो एकदम twisted और curled है like a question mark. Twisted के साथ साथ आप curled word भी use कर सकते हो. CURLED, curled, ठीक है. curl है, ऐसा twist है उसके अंदर. Let's move on to the next question.
Do we usually say that an animal wears a tail? What do you say? What do we say? कि उसकी पूंछ है, हम तो यही कहते हैं, हम टेल पहनी हुई है ऐसा नहीं कहते ना, टेल तो होती ही है. Does an animal wear a coat? क्या animals कोट पहनते हैं? No, they don't wear it actually. They own it. It's a part of their skin. Consult a dictionary if you like and find out wear is used in different ways. अब जो wear है actually, जो wear word है उसको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. कई बार हम बोलते हैं she wears immense confidence. तो confidence क्या कोई पहनने की चीज़ है? नहीं. Confidence is an abstract noun that we feel inside. हम उस चीज़ को पहन नहीं सकते, वो external चीज़ है ही नहीं. तो wear हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? We usually say that animal has a set of given characteristics rather than saying wear. तो हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना उनके लिए वियर यूज़ करते हैं. हम वियर ना बोलकर ये बोलते हैं कि एनिमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है. The poet, however, uses the word wear to indicate the external characteristics of the squirrel. कि externally, देखो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है, लेकिन अगर कोई हमें ऐसा फ्रेंड है आपका जो इतना कॉन्फिडेंट है, यू कैन सी द कॉन्फिडेंस ऑन हिज और हर फेस कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बहुत हैप्पी है. ठीक है. तो उससे मतलब ये होता है कि वो चीज़ एक्सटर्नल क्वालिटी हो जाएगी. और जो भी हम एक्सटर्नली कर रहे हैं उसके लिए हम वेयर यूज़ कर सकते हैं. अब हर चीज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते. ऑब्वियसली वेयर्स अ टेल, वेयर्स एन ओवरकोट, वो तो एक्सटर्नल चीज़ ही है. और वेयर्स द कॉन्फिडेंस यानी कि वो कॉन्फिडेंस बाहर से विजिबल है. ऑलराइट. नाउ द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वेयर सजेस्ट समथिंग ऑफ एन आउटर कवरिंग, फॉर इंस्टेंस क्लोथ्स. जैसे हम क्लोथ्स के लिए वेयर यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही कोई भी आउटर कवरिंग की जो चीज़ होती है उसके लिए हम इस वर्ड वेयर का यूज़ कर लेते हैं. ओके, वेयर. नेक्स्ट, He liked to tease and play. Who is teasing whom and how? कि tease and play वाला जो गेम है वो क्या है? वो शायद से poet के साथ tease and play खेलना पसंद है. The poet liked to tease and play with the squirrel, right? Whenever the poet went a little close to the squirrel would run away in the other direction. Tease and play क्या था कि poet जो है वो squirrel को tease करता है और squirrel भाग जाती है. तो ये गेम उसको बहुत पसंद है. फिर भी वो squirrel वापस वहीं आती है, फिर poet उसे tease करता है और फिर वो भाग जाती है. ये उनका गेम है. And that's it. See, I told you we'll complete the poem in just no time. We have done the first poem, Squirrel. Next जो poem है वो हम next video में cover करेंगे. तो जाओ जल्दी, go download the application and then watch the next video of the next poem. तब तक के लिए thank you so much for watching. Bye bye kids.